मानिकचंद्र और माधवी देवी पूर्वोत्तर भारत की अमर प्रेम कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी प्रदेशों में छोटी रियासतें अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीती थीं। असम और त्रिपुरा के घने जंगलों के बीच स्थित था एक सुंदर और समृद्ध राज्य जिसका नाम था कांचीपुर। कांचीपुर के राजा चंद्रकेतु की कोई संतान नहीं थी और वे अपने भतीजे मानिकचंद्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानते थे। मानिकचंद्र बचपन से ही साहसी, न्यायप्रिय और अत्यंत विद्वान था और प्रजा में उसका बहुत सम्मान था। उसकी आंखों में अपने राज्य के लिए एक नया सपना था, ऐसा राज्य जहां प्रेम, संस्कृति और ज्ञान की धाराएं एक साथ बहें। उधर त्रिपुरा राज्य में राजकुमारी माधवी देवी का जन्म हुआ, जो बचपन से ही सौंदर्य, विद्वता और आध्यात्मिकता की मिसाल थी। माधवी देवी नृत्य, संगीत, आयुर्वेद और संस्कृत में पारंगत थीं और राज्य की स्त्रियां उन्हें आदर्श के रूप में देखती थीं। वह किसी भी युद्ध या वैभव से प्रभावित नहीं होती थीं, बल्कि उन्हें आत्मा की शांति और लोक सेवा में आनंद आता था। भाग्य की योजना कुछ ऐसी थी कि एक दिन असम में आयोजित एक सांस्कृतिक सम्मेलन में मानिकचंद्र और माधवी देवी का मिलन हुआ। जब पहली बार मानिकचंद्र ने माधवी को शास्त्रीय नृत्य करते देखा तो उन्हें लगा जैसे शिव और पार्वती का रूप धरती पर उतर आया हो। उनकी आंखें उस दिव्यता में खो गईं जो माधवी के भीतर से झलक रही थी और उस क्षण उनके जीवन की दिशा बदल गई। माधवी ने भी मानिकचंद्र की गंभीरता और आत्मिक ऊर्जा को महसूस किया, जो किसी साधारण राजकुमार में नहीं होती। वो दिन और वो मिलन इतिहास बन गया, क्योंकि दोनों के दिलों में एक शांत प्रेम जन्म ले चुका था। प्रेम जो सत्ता या सौंदर्य से नहीं, आत्मा और उद्देश्य से जुड़ा था। अगले कुछ महीनों में दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक मेल जोल के बहाने कई बार मुलाकातें हुई, परंतु दोनों के लिए यह केवल प्रेम नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी थी, अपने राज्यों को एक आदर्श बनाने की दिशा में साथ चलना। राजा चंद्रकेतु ने जब यह सुना कि मानिकचंद्र माधवी को पसंद करता है तो उन्होंने तुरंत प्रस्ताव भेजा, लेकिन त्रिपुरा दरबार की सोच अलग थी। वे नहीं चाहते थे कि एक विदुषी और स्वतंत्र विचारों वाली राजकुमारी किसी अन्य राज्य में जाकर सीमित हो जाए। माधवी के पिता राजा बिरमल ने स्पष्ट किया कि विवाह तभी संभव है जब मानिकचंद्र उनकी पुत्री को शिक्षा और लोक सेवा का कार्य जारी रखने देंगे। मानिकचंद्र के लिए यह शर्त कोई कठिनाई नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा, माधवी की विद्या इस राज्य की धरोहर बनेगी। इस कथन ने त्रिपुरा दरबार का मन बदल दिया और विवाह का शुभ अवसर निश्चित हुआ। विवाह असम की परंपराओं और त्रिपुरा की संस्कृति के अद्भुत संगम के साथ संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन था। माधवी देवी ने विवाह के बाद भी अपने कार्यों को नहीं छोड़ा। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित किए, आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी गांव-गांव में पहुंचाई और असहायों के लिए अन्न सेवा शुरू की। वहीं मानिकचंद्र ने राज्य में नालंदा और तक्षशिला की तर्ज पर एक विद्यापीठ बनवाया, जहां स्त्री पुरुष समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। उनका उद्देश्य था, जहां शिक्षा होगी वहीं आत्मा का उत्थान होगा। माधवी देवी ने बच्चों के लिए लोककथाओं और नैतिकता पर आधारित पुस्तकें लिखनी शुरू की, जो आज भी पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में पढ़ाई जाती हैं। परंतु जैसे हर महान प्रेम को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इनके जीवन में भी एक तूफान आया। कांचीपुर के पड़ोसी राज्य उधमपुर के राजा को मानिकचंद्र की लोकप्रियता और विकास कार्यों से ईर्ष्या होने लगी। उसने रातों रात कांचीपुर पर हमला कर दिया और राजधानी में हलचल मच गई। मानिकचंद्र युद्ध के लिए निकल पड़े, पर उन्होंने माधवी को यह कहकर विदा किया, अगर मैं न लौटा तो तुम राज्य की रानी नहीं, मार्गदर्शक बनकर शासन चलाना। माधवी देवी ने उस रात को शिवालय में बैठकर प्रार्थना की और प्रण लिया कि अगर उनके पति जीवित लौटे तो वे हर साल 21 दिनों का उपवास रखेंगी और जनता की सेवा करेंगी। युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन मानिकचंद्र की रणनीति और सेना की निष्ठा ने उधमपुर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मानिकचंद्र विजयी होकर लौटे और जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, माधवी देवी ने नंदी की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। उस क्षण को देखकर दरबारियों की आंखों में श्रद्धा और प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। उसके बाद दोनों ने मिलकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किए। माधवी देवी ने हस्तशिल्प,
रेशम और बांस उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण के लिए गांवों में वन मंदिरों की स्थापना की, जहां लोग पेड़ों को पूजते और संरक्षित करते। मानिकचंद्र ने काशी से विद्वानों को बुलाकर वेद, ज्योतिष, खगोल और राजनीति शास्त्र की शिक्षा आरंभ करवाई। उनका सपना था ज्ञान और नीति का संगम ऐसा हो कि दुश्मन भी श्रद्धा करें। एक बार मानिकचंद्र और माधवी दोनों ग्रामीण दौरे पर गए। वहां एक वृद्धा ने उनसे कहा, आप दोनों हमारे लिए केवल राजा रानी नहीं, भगवान के रूप हैं। यह वाक्य दोनों के जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बन गया। समय बीतता गया और दोनों वृद्ध हुए, परंतु उनके कार्य और प्रेम की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। माधवी देवी हर वर्ष उपवास करती, जनता के साथ बैठती और जीवन मूल्य सिखाती। उन्होंने लिखा, जिस प्रेम में आत्मा हो वो युगों युगों तक जीवित रहता है। उनके निधन के बाद मानिकचंद्र ने उनके नाम पर माधवी विद्यापीठ की स्थापना की, जहां आज भी बालिकाओं को संस्कृति और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। कुछ वर्षों बाद मानिकचंद्र भी एक तीर्थ यात्रा पर जाते हुए समाधि को प्राप्त हुए। आज भी पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उनके नाम पर मेले और उत्सव मनाए जाते हैं। माधवी देवी और मानिकचंद्र की प्रेम गाथा केवल एक कहानी नहीं, एक आदर्श है जो बताती है कि प्रेम तब महान बनता है जब उसमें सेवा, समर्पण और उद्देश्य हो। उनकी स्मृति में जो पुस्तिकाएं लिखी गई, उनमें लिखा है, माधवी ने प्रेम को पूजा बना दिया और मानिक ने पूजा को नेतृत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर दो लोग केवल एक दूसरे के प्रेम में नहीं, समाज के कल्याण में भी समर्पित हों, तो उनका जीवन युगांतकारी बनता है। आज के युग में जहां प्रेम को केवल आकर्षण या रिश्ते तक सीमित कर दिया गया है, वहां मानिकचंद्र और माधवी देवी की कहानी एक प्रकाश स्तंभ है। ऐसी कहानियां न केवल दिल को छूती हैं, बल्कि जीवन को दिशा भी देती हैं।